हिजबुल्लाह सरगना नसरल्लाह की मौत के बाद चीन बन रहा था चौधरी, इजराइल को दे दी है नसीहत। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। जयशंकर ने दोनों की प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, खासकर हाल ही में इजराइल की ओर से की गई बमबारी के बाद, जिसमें ईरान समर्थित हिजबुल्लाह सरगना हसन नसरल्लाह की मौत हो गई। चीनी विदेश मंत्रालय ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए संघर्ष को कंट्रोल से बाहर होने से रोकने के लिए तत्काल उपाय करने का आह्वान किया है। ये अपील विशेष रूप से इजराइल और अन्य संबंधित पक्षों के लिए है, जिसमें तनाव को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया है। नसरल्लाह की हत्या, जिसे आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के मुख्य समर्थक ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति के रूप में देखा जाता है, इसने इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इन घटनाक्रमों के जवाब में चीन ने लेबनान की संप्रभुता और सुरक्षा से समझौता करने वाली किसी भी कार्रवाई के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने और क्षेत्रीय दुश्मनी को बढ़ाने वाले कदमों की निंदा की है। चीनी सरकार ने ऐसी किसी भी कार्रवाई के खिलाफ भी चेतावनी दी है जो संघर्ष को और बढ़ा सकती है। इस घटना के बाद चीन का मध्य पूर्व पर कूटनीतिक ध्यान अधिक स्पष्ट हो गया है। इसके अलावा चीन ने एक यात्रा सलाह जारी की है, जिसमें अपने नागरिकों से तीव्र संघर्ष के कारण लेबनान से बचने का आग्रह किया है। लेबनान इजराइल सीमा पर बढ़ती हिंसा के मद्देनजर लेबनान में चीनी दूतावास ने चीनी नागरिकों को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित होने की सलाह दी है। मध्य पूर्व के मामलों में चीन की भागीदारी बढ़ी है, खासकर तब जब वह इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को संतुलित करना चाहता है। देश ने पिछले साल ईरान और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते जैसे महत्वपूर्ण समझौता में मध्यस्थता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त फलस्तीनी गुटों के बीच एकता को बढ़ावा देने के प्रयास में चीन ने इस जुलाई में फतह और हमास सहित 14 समूहों की एक बैठक की मेजबानी की। यह कूटनीतिक जुड़ाव मध्य पूर्वी राजनीति में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के चीन की व्यापक रणनीति को दिखलाता है। तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या, जिसकी चीन ने कड़ी निंदा की और क्षेत्र की स्थिरता को लेकर देश की गहरी चिंता का एक और उदाहरण है। चीन ने चेतावनी दी थी कि हत्या से और अराजकता फैल सकती है, जो मध्य पूर्व में हो रही घटनाओं के प्रति उसके आशंकित रुख को दिखलाता है। यह रुख क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए चीन के व्यापक कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा है। नसरल्लाह की मौत पर ईरान की प्रतिक्रिया, जिसमें सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि इसका बदला नहीं लिया जाएगा, 5 दिनों के सार्वजनिक शोक की घोषणा की है। इस घटना के महत्वपूर्ण प्रभाव की ओर ध्यान खींचता है। इसके बाद खामनेई का सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरण हत्या के बाद बढ़ी हुई सुरक्षा चिंताओं को भी दिखलाता है। ये घटनाक्रम क्षेत्रीय स्थिरता की नाजुक प्रकृति और इसे आगे बढ़ने की आशंका की ओर इशारा भी कर रहा है। खैर, जहां एक तरफ चाइना ये सारी बातें कह रहा है, वहीं ये सवाल होता है कि आखिरकार चुपचाप क्यों सऊदी बैठा है, क्योंकि सऊदी को क्या रक्षा कवच दिया गया था। इसलिए मिडिल ईस्ट में जारी भीषण तनाव के बीच अमेरिका ने सऊदी अरब को खतरनाक रक्षा कवच सौंपा है, जो हमने आपको बताया। अमेरिकी हथियार कंपनी रेथियोन ने सऊदी अरब को पहला ANTPY-2 मिसाइल डिफेंस रडार की डिलीवरी की है और $2.3 अरब के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। अमेरिका ने सऊदी अरब को ये डिफेंस रडार उस वक्त सौंपा है जब इजराइल लेबनान में हमले कर रहा है। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो गई थी और इजराइल ने हुती विद्रोहियों को निशाना बनाकर यमन में भी हमले किए हैं। यह अत्याधुनिक रडार अपनी श्रेणी में पहला है जो पूर्ण गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करता है, जिससे सऊदी अरब अपने सर्विलांस क्षमता को काफी मजबूत कर लेगा और संभावित संवेदनशील खतरों से खुद को बचा सकता है। GAN टेक्नोलॉजी जो अपने कांच जैसे क्वालिटी के लिए जानी जाती है, वो पारंपरिक रेडियो आवृत्ति सेमीकंडक्टर की तुलना में कई लाभ प्रदान करती है, जिसमें बेहतर ऊर्जा दक्षता, कम वजन और बढ़ी हुई बिजली उत्पादन शामिल है। ये संवर्धन ANTPY-2
आर्मी नेवी ट्रांसपोर्टेबल रडार सर्विलांस रडार को ज्यादा सीमा तक की दुश्मनों के हथियारों का पता लगाने की क्षमता देता है। इसकी सर्विलांस क्षमता को महत्वपूर्ण तौर पर बढ़ा देता है, जिससे ये आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। वैसे आपको बता दूं, सभी को सऊदी अरब के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड सिस्टम के पूरक के रूप में डिजाइन किया गया है। हालांकि यहाँ सऊदी भी चुप है और चाइना यहाँ पर चीख चीख कर बोल रहा है। पर इन सब के बीच में डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे हुए थे जब यूएन में, तो वहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की मिली भगत चल रही थी। और इस मिली भगत के बीच में ये भी देखने को मिला कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष अभी तो अंतरिम सरकार के यूनुस और शहबाज शरीफ मिले। अब इसी समय ये कहा गया कि चूंकि नेपाल के पीएम भी वहीं पे मौजूद थे, ओली भी वहीं पे मौजूद थे, तो कहीं न कहीं चाइना का इशारा जरूर होगा, जिस इशारे में ये कहा गया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल तीनों चाह रहे हैं कि सब यहीं पे मौजूद है, भारत भी यहीं पे मौजूद है, मालदीव के प्रतिनिधि भी यहीं पे मौजूद है, तो क्यों ना ऐसा कर ले कि सभी सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हो जाए। बांग्लादेश पहले से भी ये कोशिश कर रहा है, जब से अंतरिम सरकार आई है, कि सार्क को फिर से जीवित किया जाए। 2016 में जिस सार्क को भारत ने खत्म कर दिया, और खत्म करने के पीछे यही कारण था कि उसमें पाकिस्तान शामिल था, उस सार्क को फिर से जिंदा करने की कोशिश होने लगी। कहा गया कि चलो एक बैठक कर लेते हैं और इस बैठक में हम भारत के जो आए हुए हैं विदेश मंत्री उनको भी शामिल कर लेंगे, क्योंकि ऐसा करने के पीछे एक वजह थी। वजह ये थी कि बिम्स्टेक की मीटिंग यहाँ पर हो रही थी। शनिवार को न्यूयॉर्क में मीटिंग हुई, तो बिम्स्टेक की जब मीटिंग हुई तो ये कहा गया कि चलो बिम्स्टेक की हो ही सकती है, तो क्यों नहीं हम सार्क की भी कर लें। एक बार फिर से सार्क भी जिंदा हो जाएगा, और सार्क जिंदा हो जाएगा तो फिर हम आगे की बात बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से ये बात कही गई, तो एस जयशंकर ने बड़े ही पोलाइटली इस चीज को नकार दिया और कहा कि नहीं जी, अभी इसका कुछ भी शुरुआत नहीं है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों को समझाया था, और समझाते हुए ये कहा था कि अगर आप ये सोचते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो एकदम फिक्स्ड होती है, तो फॉरेन पॉलिसी फिक्स्ड नहीं होती है। और जो सीन देख रहे हैं किसी भी देश में, वो सीन भी फिक्स्ड नहीं होता है। चीजें यहाँ बदलती हैं, और इस चीज को अच्छे से जानिए, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, या फिर यहाँ पर पाकिस्तान ही क्यों ना हो, चीजें बदलेंगी और बहुत हद तक बदलेंगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।